हाँ जी, क्लास 7 का कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? पादपों में पोषण। कुछ तो करा दिया था, पादपों में पोषण। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। कुछ करा दिया था, क्या क्या करा दिया था कि सबसे पहले करा था कि सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होते हैं? जो सांस ले सकते हैं, जो यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर सकते हैं, ऑलराइट, जो अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। निर्जीव उसका उल्टा होता है, जो सांस नहीं ले सकते, जो अपने जैसे बच्चों को पैदा नहीं कर सकते, जिनको ठंडी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलराइट, तो उनको क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। सजीव देखो, सजीव सजीव मतलब मतलब साथ। ठीक है, और साथ मतलब जैसा कि हम अपने जीवन के साथ चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो सब साथ साथ हो रहा है। और निर्जीव मतलब साथ नहीं। ठीक है, जो साथ, सजीव का मतलब होता है सांस लेने वाले। यहाँ से याद करो, सजीव का मतलब होता है सांस ले सकते हैं, और निर्जीव का मतलब होता है कि सांस नहीं ले सकते। सांस ले सकते हैं और सांस नहीं ले सकते। ठीक है, सजीव होते हैं जो सांस ले सकते हैं, निर्जीव होते हैं जो सांस नहीं ले सकते। ठीक है, और हमने कराया था कि सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका होती है। क्या होती है भाई? कोशिका। ये होती है कोशिका कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुछ कोशिका होती है। फिर एक कोशिका यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे इस तरह से होती है। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके एक उतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उतक। और उतक से अंग बनता है, अंग से पूरा शरीर बनता है हमारा। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है भाई हमारी कोशिकाओं का। ठीक है, मतलब ये इस तरह से होती है कोशिकाएं। बहुत सारी होती है, बहुत सारी मात्राओं में कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ऑलराइट, इसके अंदर एक बिल्कुल बीचों बीच एक चीज होती है, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं भाई? केंद्रक। केंद्रक के अंदर कुछ भरा हुआ होता है लिक्विड, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। कुछ लिक्विड होता है पानी के जैसा, बाहर भी भरा होता है। इसको बोलते हैं हम भित्ति। भित्ति मतलब दीवार। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका की दीवार। ठीक है, और जो दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, और जो अंदर होता है, इसके जो अंदर वाली दीवार होती है, इसको बोलते हैं, जो अंदर होता है इसको बोलते हैं झिल्ली। क्या बोलते हैं भाई? झिल्ली। इसको बोलते हैं झिल्ली। ऑलराइट, समझ में आया? कोशिका बहुत छोटी होती है। कोशिका से मिलके उतक बनते हैं, उतक से मिलके हमारे अंग बनते हैं। अंग जैसे आँख, नाक, कान, फिर हमारे फेफड़े, लीवर, ये सब चीजें कैसे बनती है भाई? उतक से बनती है। ठीक है, ऑलराइट, चलो जी। उसके बाद में हमने क्या कराया था कि प्रकाश संश्लेषण होता है। स्वपोषी होते हैं जो अपना खाना अपने आप से बनाते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं भाई? इसको हटा देते हैं, स्वपोषी देख लेते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। पौधे अपना खाना अपने आप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना अपने आप बनाते हैं। और परपोषी क्या होते हैं? परपोषी या फिर विषमपोषी क्या होते हैं? परपोषी या विषमपोषी क्या होते हैं? जो अपना खाना अपने आप से नहीं बनाते। जो अपना खाना अपने आप से नहीं बनाते उनको विषमपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, अपना खाना अपने आप से बनाते हैं? नहीं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। पेड़ से हम फल तोड़ के लेके आते हैं, पेड़ से सब्जी तोड़ के लेके आते हैं, तब उसको हम कुक करके खाते हैं। ऑलराइट, कुक करके उसको खाते हैं। समझ में आया इतना? हाँ जी। प्रकाश संश्लेषण तो एक पत्ते कहाँ पे होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण पौधे के अंदर कहाँ पे होता है? पौधे के अंदर कहाँ पे होता है? अब मैं कहूँ तुम्हें कि ठीक है, तुम देख सकते हो? हाँ जी, देख। प्रियंका देख सकती है? हाँ जी, देख सकती है। प्रियंका कैसे देख सकती है? आंखों से। वैसे ही पत्ती में कहाँ पे होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण पौधे में कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? पत्ती में होता है।
कहाँ पे होता है? पत्ती में। और पत्ती के अंदर क्या होता है? बहुत छोटे 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 छेद होते हैं जो माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, ये छोटे छोटे छेद क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और इसी के अंदर खाना बनाते हैं। कौन बनाते हैं खाना? पेड़ पौधे। कहाँ पे? पत्तियों। ठीक है, कहाँ पे बनाते हैं खाना? पत्तियों में। तुम्हें पता होना चाहिए। ऑलराइट, समझ में आया? जो ये होती है इनको नसें बोलते हैं, वेन्स होती हैं, ये मिडरिब होती है इसकी बीच की हड्डी। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आया इतना? ऑलराइट, अब क्लोरोफिल क्या होता है भाई? क्लोरोफिल मैंने कराया था, नहीं कराएंगे, भी कराएंगे। चलो अब आज की स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या कराएंगे? अंग। अंग मतलब ऑर्गन। अंग मतलब क्या होता है? ऑर्गन मतलब क्या? ऑर्गन क्या होते हैं भाई? ऑर्गन मतलब लीवर हो गया, लीवर को जिगर कहते हैं। लीवर हो गया, फेफड़े हो गए, किडनी, किडनी को गुर्दा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं किडनी को। ऑलराइट, आगे आते हैं। फिर हो गया हमारा दिल। दिल को हृदय कहते हैं। ठीक है, दिल को हृदय कहते हैं। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत हो गई और बड़ी आंत हो गई। फिर गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को क्या कहते हैं भाई? गॉल ब्लैडर को कहते हैं पित्त की थैली। गॉल ब्लैडर होता है हमारा, गॉल ब्लैडर को डिनोट करते हैं जीबी से, उसको कहते हैं पित्त की थैली। ठीक है, पित्त की थैली। ये सब क्या होते हैं? हमारे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब अंग होते हैं हमारे शरीर के, जिनसे हमारा शरीर बना होता है, जो बहुत जरूरी होते हैं। लीवर के बिना हम खाना हमारा नहीं पचेगा, फेफड़ों के बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे, गुर्दे के बिना जो हमारा जो किडनी होती है वो बड़ी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। ऑलराइट, दिल के बिना तो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। छोटी आंत बड़ी आंत के बिना हमारी पाचन क्रिया जो होती है वो नहीं हो पाएगी। गॉल ब्लैडर में जो एक गॉल ब्लैडर की थैली तुमने सुना होगा कि उसकी गॉल ब्लैडर की थैली की क्या हो गई? ऑपरेशन हो गया है ना, निकाल दी उसको, उसमें पथरी हो गई थी, जस्ट लाइक तुमने सुना होगा। तो ये छोटी सी होती है, गॉल ब्लैडर की थैली छोटी सी होती है। तो इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा होता है जो खाने को पचाने में हेल्प करता है हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी। ठीक है, समझ में आया इतना? आप समझते हैं ऑर्गन। चलो जी, ऑर्गन में कोशिका के अंदर छोटी सेलुलर संरचनाएं होती हैं। क्या होती है? कोशिका के अंदर। ऑर्गेनल एक कोशिका के अंदर छोटी सेलुलर संरचनाएं हैं और विशिष्ट कार्य करते हैं जो कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। मैंने बताया था अभी कि जो है कोशिका होती है, क्या खटपट कर रहे हो भाई? ये होता है हमारा केंद्रक। यहाँ पे भी क्या होता है? लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और इसके अंदर भी भरा होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ऑलराइट, तो क्या कह रहे हैं ये कि में कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट कोशिका अंग जो प्रकाश संश्लेषण करता है। कहाँ पे? पत्तियों में। कहाँ पे करता है भाई? पत्तियों पे। पत्तियों में करता है। अब देखो, ऑर्गेनल के अंदर कौन होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑर्गेनल के अंदर क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होगा? यहाँ पे जो हमने मान लिया कि ये भरा हुआ है, यहाँ पे कोई चीज है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होता है? ये तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। इसके अंदर कौन होता है भाई? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? तुमने देखा होगा, कोई पत्ता तोड़ो, किसी पेड़ का पौधे का कोई पत्ती तोड़ो, तो तुम उसको ऐसे 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 करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? एक ग्रीन ग्रीन कलर निकलेगा उसमें से। ठीक है, एक ग्रीन हरा रंग निकलेगा। उस हरे रंग को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। अब देखो, तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है भाई? क्लोरोफिल की वजह से ही हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट कोशिका अंग है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये हेडिंग है, इनको एज हेडिंग लिखना। ऑलराइट, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। क्लोरोफिल वह वर्णक है जो हरे पौधों में भोजन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब क्लोरोफिल में ही उसका प्रकाश संश्लेषण
होता है, जो एक प्रक्रिया होती है जिससे वो खाना बनाते हैं, वो कहाँ पे होता है भाई? क्लोरोफिल में होता है। यह वर्णक, वर्णक मतलब हरा रंग, यह वर्णक अपने धारकों को हरा रंग देता है, मतलब जिसके पास ये होता है उसको क्या देता है? हरा रंग। देखा होगा तुमने पेड़ पौधे कैसे लगते हैं भाई? हरे हरे दिखाई देते हैं। बातें नहीं करो। और पत्तियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे मिलता है? क्या तुम कोई टहनी तोड़ोगे उसमें से निकलेगा? आम की टहनी तोड़ो, निकलेगा? आम तोड़ो, उसमें से निकलेगा हरा रंग? कैसे निकलेगा? पत्तियों में। तो क्या कहा हमें कि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बंद रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल बंद रहता है। समझ में आया इतना? चलो जी, हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? मैंने बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का अंग है जो पौधे के अंदर मौजूद होता है। कहाँ पे होता है? पौधे के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? पौधे के अंदर। और क्लोरोफिल भी कहाँ पे होता है? पौधे के अंदर। क्लोरोफिल से हम थोड़े ना अपने शरीर के लिए खाना बनाएंगे, हैं? नहीं बनाएंगे ना। चलो जी, इन रंगों में क्लोरोफिल होता है हरे रंग का रंग द्रव्य, मतलब हरा रंग होता है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब उसी के ऊपर सारा प्रोसेस डिपेंडेंट होता है कि भाई कौन काम कैसे होगा और कौन सी प्रक्रिया होगी, तो कहाँ पे होगी? पत्तियों में। और पत्तियों में कहाँ पे होगी? क्लोरोफिल में। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल में होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या? अब समझो इसको। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। कहाँ पे होती है? पत्तियों। पत्तियों में कहाँ पे? स्टोमाटा। स्टोमाटा में क्लोरोफिल में होती है, मतलब क्लोरोफिल में प्रक्रिया होती है, पत्तियों में होती है। ठीक है, इतना डीप नहीं आएगा। जो पौधों को खाद की क्या होती है? खाद्य फैक्ट्री। कहाँ पे बनता है खाना? पत्तियों में बनता है, इसलिए खाद्य फैक्ट्री कहाँ है? पत्तियों में है। पौधों में खाद्य फैक्ट्री कहाँ पे होती है? पत्तियों में। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और पौधे लेते हैं। क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन देते हैं। ऑलराइट। कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, अभी समझाया था, स्टोमेटा कहते हैं, उसके माध्यम से ग्रहण किया जाता है। क्या करते हैं कि वो पौधों के अंदर जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे जो हमें दिखाई नहीं देते, यहाँ पे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उन स्टोमेटा के अंदर वो स्टोमेटा क्या करता है कि वो स्टोमेटा जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उस स्टोमेटा के अंदर स्टोमेटा के पोर्स खुल जाते हैं, तो उसके अंदर वो धूप ले लेते हैं सूरज से, और हमारे जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है उसको लेके ऐसे ट्रैप कर लेते हैं, फिर अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। कौन बनाते हैं खाना? पौधे। पौधों में कौन सा पौधों का कौन सा अंग खाना बनाता है भाई? पत्तियां। ठीक है, के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। समझ में आया इतना चीज कि जो स्टोमेटा, जो पत्ती होती है, ये पत्ती है, पत्ती के अंदर ये छोटे छोटे छेद है, इनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा खुल जाते हैं तो ये क्या लेते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और लेने के बाद में अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और धूप से। पानी इनको नीचे से मिल रहा है जड़ से। ठीक है। धूप और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, फिर अपना खाना आराम से बनाते हैं। ठीक है। इनको किसी गैस चूल्हे की, नमक मिर्च की जरूरत नहीं होती। ऑलराइट, चलो जी आगे आते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक पानी और खनिज तने के माध्यम से, पानी और खनिज कहाँ जाता है? कैसे जाता है भाई? तने के माध्यम से। तना क्या होता है? ये मान लो ये है एक, ये इसकी रूट्स हो गई यहाँ पे, और ये हो गया हमारा पेड़। ये क्या होता है? तना। इतना हिस्सा क्या होता है भाई? तना। और ऊपर पत्तियां वगैरह होती है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो पानी और खनिज कहाँ से जाता है? जड़ से जाता है। तो जड़ से तने में जाता है और तने से पूरे पेड़ में जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और खनिजों का उपयोग करके भोजन तैयार करने के लिए सूरज के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? देखो, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो हरा रंग होता है पत्तियों में, वो क्या होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पत्तियों को कहाँ में बनता है खाना? पत्तियों में बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिजों का उपयोग करके भोजन तैयार करने के लिए सूरज की प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करने में हेल्प करता है। कौन? क्लोरोफिल। जैसे मीन्स तुम खाना बना रहे हो, तुम्हारे घर में कोई मेड है,
ठीक है। तो मेड आई तो वो क्या करेगी, तुम्हारी काम करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। तुम मेड से कहोगे जाओ बाजार से सब्जी खरीद के ले आओ। तो पत्तियां खाना बना रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिजों का उपयोग करके भोजन तैयार करने के लिए सूरज के प्रकाश, मतलब सूरज के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करने में कौन हेल्प कर रहा है भाई, क्लोरोफिल। बाजार से सब्जी लाने में कौन हेल्प कर रहा है, मेड तुम्हारी हेल्प कर रही है। तो मेड का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, क्लोरोफिल। पत्तियां तुम खाना बना रही हो, तुम्हें सामान मिला हुआ है, कुछ सामान तुम्हारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज तुम्हारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड हम दे रहे हैं, ठीक है। और जो खनिज है, पानी है, वो कहाँ से मिल रहा है, जड़ से मिल रहा है पौधे को। लेकिन जो हमें चाहिए सबसे मेन सूर्य का प्रकाश, उससे ऊर्जा चाहिए, तो वो कौन दे रहा है, क्लोरोफिल। तो जब भी जो हमें सबसे मेन चीज चाहिए सब्जियां, वो कौन ला के दे रहा है, मेड ला के दे रही है। बाकी नमक, मिर्च, तेल, जीरा, ये सब हमारे पास में ऑलरेडी किचन के अंदर है। समझ में आया? आगे आते हैं। इस प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। अब पौधे बना तो रहे हैं खाना, लेकिन उसके बदले में क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। और मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। देखो फर्टाइल होती है, जो सॉइल होती है वो क्या होती है, फर्टाइल होती है। चलो ठीक है, इतना हो गया। चलो जी, हाँ जी, आगे देखो, बंद करो इसको। आगे देखो भाई, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, पौधे अपना भोजन बनाने और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अब बताओ कि जो पौधे होते हैं उनको गैस कहाँ से मिली भाई, खाना बना रही है पत्तियां खाना बना रही है, किचन में तुम खाना बना रहे हो प्रियंका, तो तुम्हें गैस कहाँ से मिली, तुम्हारी किचन में है ऑलमोस्ट, तो किचन में कहाँ से आई, गैस पाइपलाइन से आई होगी, ठीक है। तो वैसे ही मिट्टी के अंदर बहुत सारे क्या होता है, मिट्टी के अंदर खनिज पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो वहां से वो लेते हैं, अवशोषित करते हैं, मतलब वहां से लेते हैं। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए और जो और सारे काम होते हैं उनके लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को लेते हैं, ठीक है। मिट्टी को नियमित रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन 3 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो ये वाले पोषक तत्वों से समृद्ध करने की आवश्यकता होती है मिट्टी को, कि भाई मिट्टी के अंदर हमें ये सब चीजें मिले। तो मिट्टी से किसको मिलेगी, पौधे को मिलेगी। मिट्टी से किसको मिलेगी, पौधे को मिलेगी। तभी हम पौधे उगा सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। होता है ना कि हमने पौधा लगाया और 4 दिन के बाद वो मुरझा गया, मतलब उसको पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन अच्छे से नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे आते हैं। पौधों के लिए 17 सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। 17 तरह के क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आते हैं 6 को, क्या कहते हैं भाई, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब गुरु पोषक तत्व। गुरु मतलब बड़ा, तो ये बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है, बड़ी मात्रा में चाहिए किसको, पौधे को। तो एक और क्या कहते हैं, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और दूसरे होते हैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मैक्रो और माइक्रो का है। मैक्रो मतलब गुरु पोषक तत्व और माइक्रो मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। तो 6 को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो बाकी बच जाते हैं 17 में से 6 गए, कितने बचे भाई, 11। तो 11 को क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनको सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो 6 तो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और बाकी के 11 होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 17 तरह के हमारे पास में क्या होते हैं, पौधों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बड़ी मात्रा में होती है और जो छोटे होते हैं उनकी कम मात्रा में जरूरत होती है पौधे को। ये इतना मुश्किल नहीं है याद करना, इतना तो आसान है। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब गुरु पोषक तत्व, गुरु मतलब बड़ा, तो बड़ी संख्या में चाहिए। अब देखो हमें रोटी बनानी, सुबह के पराठे बनाने हैं, ठीक है, जो अचार के साथ में खाते हैं, तो उसमें ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है, आटा, और कम मात्रा में क्या चाहिए होता है, नमक। या ज्यादा नमक और कम आटा नहीं ना,
ज्यादा क्या चाहिए होता है? आटा चाहिए होता है, और कम नमक चाहिए होता है। वैसे ही यहाँ पे ज्यादा मात्रा में कौन चाहिए होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और कम मात्रा में कौन चाहिए होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो है, मैक्रो, और एक है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है गुरु, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटा मतलब बहुत छोटा, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत होती है, ये आटे का काम करता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम चलेगा तो भी चलेगा क्योंकि ये नमक का काम करता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, बाकी ये आटा नमक नहीं खाते पौधे, ठीक है। इनमें हम पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो इनके माध्यम से बच्चे को अच्छे से समझ में आता है, ये बस ये बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई कि और भी कई सारे तरीके होते हैं पोषण के, अन्य तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं कि पोषण कैसे पौधों को मिलता है। अब देखो यहाँ पे दिया इन्होंने सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध का मतलब पहले समझो कि क्या होता है। सहजीवी संबंध का मतलब है कि तुम अपनी क्लास में हो, तुम अपनी क्लास में हो, ठीक है। तुम दोनों एक क्लास में हो, राइट। तुम आज ये साइंस की बुक नहीं लेके आई, वो लेके आई है, और वो आज हिंदी की बुक नहीं लेके आई, तुम लेके आई है। तो तुम उसके साथ में अपनी साइंस की बुक के साथ में पढ़ लोगे बिठा के, और तुम अपनी बुक को हिंदी की बुक लेके आओगे और उसके पास में बैठ के पढ़ लोगे। तो क्या कर रहे हो? एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी, एक दूसरे का काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझो, सहजीवी संबंध का यही मतलब होता है, जो जीव एक साथ रहते हैं और अपना आश्रय पोषक तत्व साझा करते हैं, अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ में बांटते हैं, उन्हें सहजीवी संबंध कहा जाता है। समझ में आया इतना? कुछ कवक पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। तुमने देखा होगा कि फंगी लग जाती है पेड़ों की जड़ों में नीचे, है ना, इस तरह से। जैसे पेड़ खड़ा है यहाँ पे, ये पेड़ खड़ा है, ठीक है, ये पेड़ खड़ा है ऐसे, तो यहाँ पे तुमने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ फंगी लग जाती है नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो फंगी लग जाती है, तो पेड़, कुछ कवक पेड़ों की जड़ों में रहते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको? फंगी को कवक बोलते हैं, हिंदी में कवक कहते हैं, फंगस, ठीक है। पेड़ कवक को पोषक तत्व प्रदान करता है। अब पेड़ से भोजन मिल रहा है, इसको पेड़ से क्या हो रहा है? फंगस को भोजन मिल रहा है, और पेड़ की जड़ों में ये रह रहा है, तो उसको रहने की जगह यानी कि शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने की जगह, ये भी मिल रही है। किसको? फंगस को। पेड़ से क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है और रहने की जगह मिल रही है। तो उसके बदले में मिट्टी से पानी और पोषक तत्व पेड़ को मिल रहा है। इससे पेड़ इसको क्या दे रहा है? रहने की जगह दे रहा है, खाना दे रहा है, ठीक है। और ये पेड़ को क्या दे रहा है? पेड़ को ये दे रहा है मिट्टी से पानी और पोषक तत्व दे रहा है, ठीक है, मतलब हेल्प करता है उसमें। ये है जुझाव, मतलब जो ये स्ट्रगल चल रहा है कि ना तो इसके बिना ये जीवित रह सकता और ना इसके बिना ये जीवित रह सकता, ठीक है। तो जो ये है जुझाव कवक और पेड़ दोनों के लिए अच्छा काम करता है, मतलब ये एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है यहाँ पे, है ना। ये इसको खाना दे रहा है और रहने की जगह दे रहा है, ये इसकी हेल्प कर रहा है पानी और पोषक तत्व लेने में मिट्टी से, ठीक है। एक अन्य सामान्य उदाहरण अगर हम बात करें तो राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में होते हैं। देखो कैसे होते हैं, क्या हो रहा है? हाँ जी, फलीदार पौधों से मतलब है जैसे कि दाल वगैरह होती है। क्या होती है? मान लो कि ये दाल का पौधा है, ठीक है, यहाँ पे फली लगी हुई है इस तरह से, मतलब बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे दाल के, ये लो बहुत सारे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होती है? इनकी जड़ें होती है। क्या होती है? जड़ें होती है इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये इनकी जड़ें होती हैं, जो दाल वगैरह होती है, तुम उड़द की दाल खाते हो, अरहर की दाल खाते हो, चने की दाल खाते हो, सब दालें खाते हो ना, तो जो इनकी दालों की जो जड़ें होती हैं वो कुछ इस तरह से होती है, गांठेदार। क्या होती है? गांठेदार होती है, इस तरह से गांठे होती है उसके अंदर,
इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पूरी गांठ होती है इनकी जड़ों के अंदर। इस तरह से, ठीक है। जड़ों में क्या होती है भाई? गांठ होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं? जीवाणु। क्या होते हैं? जीवाणु। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या कहते हैं भाई? जीवाणु। जीवाणु कहते हैं। तो जो ये जीवाणु होते हैं यहाँ पे जड़ों में, यहाँ पे जो जीवाणु होते हैं इस तरह से, तो ये क्या करते हैं? देखो जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, हमारा पूरा वातावरण है, वातावरण में 78% हमारा नाइट्रोजन है। क्या है भाई? नाइट्रोजन। और अभी पढ़ के आए हैं कि मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जरूरत होती है, तभी हम पौधे को अच्छे से उगा सकते हैं, वो स्वस्थ रह सकता है पौधा। इतना समझ में आया? तो जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जो ये जीवाणु होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उस नाइट्रोजन को यहाँ पे लेके आते हैं जड़ों में। क्या करते हैं? यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो ये अच्छे से फल नहीं लग पाएंगे। फलीदार होते हैं पौधे, छोटे पौधे होते हैं, पत्तियां छोटी छोटी होती है इनकी, ठीक है, तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसके लिए इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं? जो जीवाणु होते हैं, राइजोबियम नाम हो गया, ठीक है। तो राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे लेके आते हैं और उसको मिट्टी के अंदर मतलब वहां से वातावरण से नाइट्रोजन लेके आके इनकी हेल्प करते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी हेल्प। ठीक है भाई, तुम्हें समझ में आया? क्या क्या जरूरत होती है हमें? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फास्फोरस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या जरूरत होती है भाई? क्या क्या होते हैं? फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। इन 3 चीजों की जरूरत होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो वातावरण में 78% है, तो जो लेके आते हैं, कौन लेके आते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में रहते हैं। तो ये कहाँ पे रहते हैं? ये बैक्टीरिया यहाँ पे रहते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं। समझ में आया? समझ में आया तुम्हें? क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कौन? राइजोबियम। राइजोबियम नाम है ये, जैसे हमारा एक कोरोना वायरस था, कोरोना नाम था उसका, वैसे ही यहाँ पे राइजोबियम एक जीवाणु का नाम है, जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेके आते हैं और नाइट्रोजन की हेल्प से हमारा क्या हो जाएगा? अच्छे से हमारी फसल उगेगी। तो उसमें हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन लेके आते हैं पौधों की जड़ों के अंदर, ठीक है। पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन को लेके आते हैं और उसमें हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन लेके आ रहे हैं, मान लो कि ये सूक्ष्म जीवी जीवाणु है, इस तरह से यहाँ तक लेके आए, फिर इन्होंने आके जड़ों को दे दी नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर आए, यहाँ तक आ गए, इन्होंने फिर आके यहाँ पे इनको पौधों को दे दी। समझ में आया? तुम्हें समझ में आया मैडम? समझ में आया? चलो जी, हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? अभी बताया था, जो गांठों में एक जीव रहता है छोटा सा इस तरह का, इसको क्या कहते हैं? जीवाणु को। जीवाणु क्या कहते हैं? राइजोबियम। नाम क्या होता है इसका? राइजोबियम। जो क्या करता है? नाइट्रोजन को लेता है, अपने पास लेके आता है और पौधों की जड़ों को दे देता है, ठीक है। पौधों की जड़ों को नाइट्रोजन दे देता है, उसको क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं उस जीवाणु को। क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं, ठीक है। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको लाके पौधों की जड़ों में देता है।
तो नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में परिवर्तित कर देता है, जो मिट्टी में घुल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जिसका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है, जो पौधे उसको यूज करते हैं और अपने फल को प्रोड्यूस करते हैं। फलीदार जो होती है दालें वो अच्छे से उगती है। यह आमतौर पर कहाँ पर, मटर, चना, मूंग आदि जैसे फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है। कहाँ रहता है, दालों में, दालों के पौधों के जड़ों में रहता है। कौन, राइजोबियम। राइजोबियम कौन है, एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन लेता है और पौधों के जड़ों को देता है। ठीक है, अच्छा जी, आप देखो इन पौधों को नाइट्रोजन का समृद्ध स्रोत प्रदान करने में सहायक होता है कौन, नाइट्रोजन कौन ला के दे रहा है भाई, जीवाणु, राइजोबियम। राइजोबियम में क्या है, जीवाणु है। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रोजन नियंत्रण। नाइट्रोजन नियंत्रण होता क्या है, नाइट्रोजन मिट्टी और पौधों के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, 3 चीजें चाहिए होती है, जो होती है 17 में से 6 होती है मैक्रो और जो बाकी की 11 होती है माइक्रो। ठीक है, अब देखो कि नाइट्रोजन मिट्टी और पौधों के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। हालांकि वायुमंडल में नाइट्रोजन आसानी से उपलब्ध नहीं है, जबकि 78% है नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी ये काम बहुत ज्यादा आसान नहीं है। जो बैक्टीरिया करते हैं ये काम बहुत ज्यादा आसान नहीं है। बैक्टीरिया बहुत मात्रा में रहते हैं यहाँ पे रूट्स में बहुत ज्यादा होते हैं बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई वो ये सब काम कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि पकड़ के लाए और ये रख दी, पकड़ के लाए और ये रख दी, रात दिन काम करते हैं ये लोग इसके लिए। चलो जी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसका उपयोग पौधों और अन्य जीवित जीवों मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, वातावरण से क्या लेते हैं भाई, नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, और फिर नाइट्रोजन में क्या अचार डालते हैं, नहीं, मिट्टी को देते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी को देते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो एक साइड जैसे कि मोटरसाइकिल होती है, पहले ये पानी भरा हुआ है समुद्र में, वो वाष्पीकरण से उड़ गए, फिर बादल बन गए, फिर वो इधर आके बरस गया, फिर वो उड़ गया, फिर वो, इसको क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। वैसे ही एक साइकिल होती है जिसको क्या कहते हैं भाई, नाइट्रोजन क्रिया चक्र, क्रिया चक्र कहते हैं। जो साइकिल होती है तो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन क्रिया चक्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? यस। पूछूंगी तुमसे मैं। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं।